नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे द केरला इशू। कौन हैं जो इतने भयभीत हो गए कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाने से इनकार कर दिया तो हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट से भी उनको कामयाबी नहीं मिली। और ये इसको रुकवाना क्यों चाहते थे, इतने भयभीत क्यों है? आखिर इस फिल्म में है क्या जिससे ये इस कदर भयभीत हो गए कि फिल्म को लोगों के बीच जाने ही नहीं देना चाहते थे। कुछ कुछ चीज़ें तो हमारे और आपके सामने पहले ही आ चुकी हैं। करीब करीब 32,000 लड़कियों के बारे में ये दावा किया गया है इस फिल्म में कि उनको लव जिहाद कह लीजिए या इस तरह के जो तौर तरीके हैं, हथकंडे हैं, उनमें फंसा करके और खाड़ी के देशों में ले जाया गया, कुछ दूसरी जगहों पर ले जाया गया जहां आईएसआईएस काम करती है, और उनको फिर उनका यौन शोषण भी हुआ, उनको धोखा भी मिला और उसके बाद उनको आतंकवादी की तरह इस्तेमाल भी किया गया। क्या ये सच नहीं है आज के केरल का? क्योंकि केरल से तो बहुत सारी खबरें बीच में भी आती रही है, फिल्म तो ये अब आई है। और हम तो सैल्यूट करना चाहेंगे उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जिसने ये साहस दिखाया। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स में वहाँ का भले ही थोड़ा छोटा सा सच सामने आया हो और असली सच उससे कई गुना बड़ा हो, पर कम से कम द केरला स्टोरी में केरल में जो आजकल पूरा जिहाद चल रहा है, एक मुहिम चल रही है, उसको निवस्त्र करने का कम से कम एक साहस तो दिखाया किसी ने। तो मेरे साथ जाने माने फिल्म समीक्षक प्रतीक बोराड़े जुड़ रहे हैं मुंबई से, और वो आज पहला ही शो देख करके भी आए हैं। तो प्रतीक जी को जोड़ते हैं और फिर इस फिल्म के बारे में उनकी राय भी जानते हैं। प्रतीक जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। प्रतीक जी, आप तो फिल्म देख करके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही बताइए कि फिल्म में है क्या जिससे लोग इतने डरे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सर डरा हुआ होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम केरला को देखें, केरला का एक बहुत ही महान ऐसा इतिहास रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म वहां पर हुआ। प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ ऐसा प्रदेश है केरला का पूरा। पर अगर आप देखेंगे कि लेफ्ट के इकोसिस्टम ने, वामपंथियों ने केरला को अपनी प्रयोगशाला बनाकर रखा है। पिछले कई वर्षों से हम इसको देख सकते हैं। एक सिस्टमैटिक वे में आप वहां पर मिशनरीज किस प्रकार से काम कर रही है देख लीजिए। कितना मिशनरियों के द्वारा कन्वर्जन हो रहा है, लव जिहाद की समस्या, और बाहर के चर्चेस के द्वारा जो फंडिंग यहाँ पर आती है कन्वर्जन करने के लिए, ये इसकी कई सारी न्यूज वगैरह भी आई हुई है। ये हम लगातार पिछले कुछ वर्षों से देखते आए थे। पर लेफ्ट का इकोसिस्टम इन सब बातों पर कभी भी ना वो चर्चा करता है, ना इन बातों को कभी वो सामने आने देता है। पर बैकग्राउंड से वो केरला को एक बहुत ही ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव ऐसा एक राज्य के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। और वामपंथियों ने एक ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है वहां पर बहुत बड़े वर्ग का समाज के, कि मैं कई सारे हमारे केरला से जो मित्र जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, कई बार मैं देखता हूँ कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर आज जो एक कम्युनिस्टों का पूर्ण रूप से वर्चस्व है, और हाल ही के समय में पिछले 5 6 7 वर्षों से आने वाली जो मलयालम फिल्में हैं, उनमें एक हिंदू घृणा, वामपंथी विचारधारा और जो भी लेफ्ट के प्रोपेगेंडाज होते हैं, उन सब से भरी हुई फिल्में हमें देखने को मिलती है। और कई सारे हमारे केरला से जो मित्र जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, वो हमेशा मुझे बताते हैं कि ये कितना कॉमन हो गया है हमारी संस्कृति को गाली देना, कल्चर को गाली देना। हर एक फिल्म में, लगभग मैंने जितनी फिल्में देखी है, बीफ का कहीं ना कहीं पर उल्लेख होता है। गोमांस खाने को, मतलब जैसे कि वो केरला की एक बहुत ही प्राचीन ऐसी खाद्य संस्कृति हो, बीफ खाना, गोमांस खाना। इन बातों को इस प्रकार से फिल्मों में, जिसका कोई मतलब नहीं है फिल्म की कहानी के साथ में, फिर भी वो बातें डाली जाती है। तो कुल मिलाकर वामपंथियों ने, लेफ्ट के इकोसिस्टम ने केरला को अपनी एक प्रयोगशाला बनाकर रखा है पिछले कुछ वर्षों से। और जो उन्होंने एक इमेज बनाकर सामने रखने का प्रयास किया, अपने एक आइडियल, वामपंथियों के दृष्टि से एक आइडियल स्टेट के रूप में,
आज वो जब चित्र ध्वस्त होते हुए उन्हें दिख रहा है, सच्चाई सामने आती हुई दिख रही है, वहाँ के हिंदुओं की जो पीड़ा है वो जब आज सामने आ रही है, तो पीड़ा होना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम है जो इस एजेंडा को पुश कर रहा था और वो उसकी जड़ पर ही कोई आघात कर देगा, स्वाभाविक सी बात है पीड़ा तो होगी ही। मोटे तौर पर इस फिल्म की कहानी क्या है, इसमें कहा क्या गया है? मैं ये नहीं कहूँगा कि जो दर्शक देखने के लिए जाने वाले हैं, उनका मज़ा आप खराब करें या फ़िल्म का जो अंत है वो बताएँ। पर मोटे तौर पर एक कहानी है क्या? सच क्या है इसमें? जिसको लेकर के इतने भयभीत थे लोग? अ, एक शब्द में, एक लाइन में कहना हो तो आईएसआईएस ब्राइड्स के बारे में इसमें दिखाया गया है। केरला की 4 मुख्यतः 4 भी नहीं, हम 3 ही कह सकते हैं। 3 लड़कियाँ, उसमें से 2 हिंदू हैं, 1 क्रिश्चियन है। वो एक नर्सिंग कॉलेज को जॉइन करती है कासरगोड में, नेशनल नर्सिंग कॉलेज उसे कहा गया है। और वहाँ जाने के बाद में एक उनकी रूममेट होती है, जो मुस्लिम लड़की है, वो इन बाकी की तीनों लड़कियों को किस प्रकार से ब्रेन वॉश करती है अपने कुछ साथियों को लेकर, और उसके बाद में उन्हें क्या-क्या, किन-किन भयानक परिस्थिति बातों का सामना करना पड़ता है, कैसे ये पूरी ब्रेन वॉशिंग होती है, उसके लिए क्या-क्या किया जाता है, और उसके बाद में जो मुख्य पात्र है शालिनी उन्नीकृष्णन का, उसको किस प्रकार से सीरिया ले जाने के लिए श्रीलंका के रास्ते से फिर वो कैसे पूरा वो अफ़गानिस्तान तक पहुँचे, ये सारी बातें उन्होंने फिर फ़िल्म में दिखाई है। अ, सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक फ़िल्म के टिकट्स बुक नहीं किए हैं, तो अभी के अभी तुरंत फ़िल्म के टिकट्स बुक कर लीजिए। आपको अपने परिवार के साथ ही इस फ़िल्म को देखना चाहिए। हालाँकि फ़िल्म को ए सर्टिफ़िकेट के साथ रिलीज़ किया गया है, इस कारण से छोटे बच्चों के साथ में तो आप थिएटर में नहीं देख पाएँगे, परंतु फिर भी आपके घर के जो बड़े आपकी बेटी हो, बेटे हो 11वीं-12वीं कक्षा में हो या उससे बड़े, तो उनके साथ तो आपको ये इस फ़िल्म को अवश्य देखना चाहिए। उन्हें अवश्य इस फ़िल्म के लिए आपको लेकर के जाना चाहिए। फ़िल्म में कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं है, हाँ, रेप के सीन हैं और आप परिवार के साथ में बैठकर देख सकते हो और ये सच्चाई सबको पता होनी चाहिए। जो हो रहा है हमारे देश में, ये इससे आँखें मूंद कर नहीं चलेगा। ये सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। दूसरे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा फ़िल्म में भी आप बता रहे हैं कि 2 हिंदू लड़की हैं, 1 क्रिश्चियन लड़की है, जिसका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उनको गलत देशों में ले जाया जाता है, जहाँ उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये गैर मुस्लिम लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? अ, देखिए, अब आप किसी भी आतंकवादी संगठन को उठाकर देख लीजिए, इस्लामिक आतंकवादी संगठन, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना, और ये वो खुलकर बोलते भी हैं, अपनी इन बातों को वो छुपाते भी नहीं हैं। अब जब उनको एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना है, तो स्वाभाविक सी बात है की डेमोग्राफिक चेंजेस ही उनका सबसे मुख्य उद्देश्य होगा। जनसंख्या के अनुपात में एक बदलाव लेकर के आना। तो उस दृष्टि से जिन्हें वो काफ़िर कहते हैं, नॉन बिलीवर्स कहते हैं, उनको टारगेट करना तो स्वाभाविक सी बात है, वो उनको ही सबसे पहले टारगेट करेंगे। और उस दृष्टि से, उस उद्देश्य से ही ये किया जाता है। और इस फ़िल्म में जो एक सबसे बढ़िया बात जो दिखाई है, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये कि इस फ़िल्म में ये दिखाने का प्रयास किया है कि आजकल के जो माता-पिता हैं, हिंदू परिवारों से पेरेंट्स जो है, वे बहुत प्रोग्रेसिव, मॉडर्न बनने के नाम पर अपने बच्चों को अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से, अपने रूट से दूर रखते हैं। उन्हें अपनी ही परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, और इसके कितने भयावह दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये इस फ़िल्म में बहुत सुंदरता से दिखाया है। अब जो क्रिश्चियन लड़की भी दिखाई है, वो भी अपने रिलिजन के बारे में पूरा वो जानती है, और उसको उतना आसान नहीं था ब्रेन वॉश करना, ये फ़िल्म में दिखाया गया है। और जो 2 हिंदू लड़कियाँ हैं, उनमें से एक लड़की के पिता कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो नास्तिक वातावरण में ही एक हिंदू लड़की बड़ी हुई है, और दूसरी जो लड़की है, यानी मुख्य पात्र अदा शर्मा का, शालिनी उन्नीकृष्णन का, वो एक ट्रेडिशनल फैमिली से है, ट्रेडिशनल हिंदू परिवार से है। उस परिवार में सभी हिंदू परंपराओं का पालन किया जाता है। पर फिर भी उन दोनों ही हिंदू लड़कियों को अपने कल्चर के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में, हमारे संस्कृत के श्लोकों के बारे में कुछ भी उन्हें जानकारी नहीं है, और इसी कारण से उनको ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो गया था। फिर किस प्रकार से तुम्हारे हिंदू देवी-देवताओं में है ही क्या, वो तो ऐसे हैं, वो तो ये रोते हैं, वो तो प्रभु राम जी तो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, वगैरह-वगैरह, इस प्रकार की बातें बताकर उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो वो एक बात जो
जिसके पिता कम्युनिस्ट जिस लड़की के दिखाया है, वो एक बात सेकंड हाफ में बोलती है जो मुझे बहुत पसंद है और वो डायलॉग जो भी ये फ़िल्म देखेंगे उन्हें याद रह जाएगा। वो लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा, आपने बचपन से मुझे एक विदेशी विचारधारा कम्युनिज्म के बारे में तो बार-बार बताया, सिखाया, पर आपने मुझे अपने ही कल्चर के बारे में, अपनी ही संस्कृति के बारे में, अपनी ही ट्रेडिशंस के बारे में कभी भी नहीं बताया, कभी भी नहीं सिखाया। तो मेरे साथ जो हुआ है, उसके लिए आप भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। ये डायलॉग है सेकंड हाफ में, बिल्कुल ऐसा ही। और ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा आश्चर्य है कि एक बड़ी फ़िल्म, इतनी मेनस्ट्रीम फ़िल्म में ये संवाद हमें सुनने को मिली, ये अपने आप में ही बहुत आश्चर्य की बात है। नहीं तो ज़्यादातर फ़िल्मों में बच्चों को अपने ही परिवार के अगेंस्ट भड़काया जाता है कि भाई पेरेंट्स तो आपके सपनों को कुचल रहे हैं, आपको तो परिवार के अगेंस्ट जाना चाहिए, एक क्रांति, रिवॉल्यूशन, रेबेल बनना चाहिए, परंपराओं को, संस्कृति को तोड़ना, इस प्रकार की मानसिकता की ज़्यादातर फ़िल्में आती है। पर इस फ़िल्म में अपने कल्चर से, अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का क्या महत्व होता है, वो बहुत सुंदरता से उन्होंने दिखाया है और ये बात मुझे इस फ़िल्म की सबसे ज़्यादा पसंद आई। प्रतीक जी, जो सो कॉल्ड मुख्य धारा का सिनेमा और उसके कुछ प्रोडक्शन हाउस के मालिकान, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो मुंबईया फिल्में बनाते हैं और जो इस तरह की फिल्मों का कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, ये कह कर के कि साहब ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। द कश्मीर फाइल्स के समय भी हमने देखा, द केरला स्टोरी के समय भी हम देख रहे हैं इनको प्रोपेगेंडा फिल्म बताना। ये क्या मानसिकता है इन लोगों की, और ये इस तरह की फिल्में जो समाज में घट रहा है, जो बहुत डरावना सच है, ऐसी चीज़ों को सामने क्यों नहीं लाते हैं, बल्कि उल्टे उन पर धूल मिट्टी और पानी डालने की कोशिश क्यों करते हैं, और जो इस तरह का साहस जुटाते भी हैं उनको भी निरुत्साहित करने की कोशिश करते हैं, उनको अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, मैंने मुख्य धारा की मेनस्ट्रीम फ़िल्म इसलिए कहा इसे, वैसे ये बॉलीवुड की मेनस्ट्रीम फ़िल्म हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस है बॉलीवुड के, जितने भी बड़े-बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर इनका पूरा इकोसिस्टम देख लीजिए, इनके पपेट क्रिटिक्स देख लीजिए इंडस्ट्री से जुड़े हुए, सब के सब इस फ़िल्म पर शांत हैं। तो बॉलीवुड की मेनस्ट्रीम फ़िल्म तो ये नहीं है, पर मैंने मेनस्ट्रीम इसलिए कहा क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर हैं, विपुल अमृतलाल शाह, उन्होंने कई सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है, डायरेक्ट भी किया हुआ है। जैसे कि सिंह इज़ किंग, फोर्स, कमांडो 1, 2, 3 विद्युत जामवाल की फ़िल्म सीरीज़, उसके साथ ही हॉलिडे, इन जैसी फ़िल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है और एक डायरेक्टर के रूप में उन्होंने आँखें, वक़्त, नमस्ते लंदन, लंदन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले, नमस्ते इंग्लैंड, इन जैसी फ़िल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। इस कारण से मैंने इसे मेनस्ट्रीम कहा। हालाँकि बॉलीवुड के इकोसिस्टम पूर्ण रूप से शांत है इस फ़िल्म के बारे में। वो बिल्कु ना उन्होंने इस फ़िल्म को सपोर्ट किया, ना प्रमोट किया, ना इस पर कोई उन्होंने आर्टिकल्स लिखे। ये तो हमेशा देखते हैं कि बॉलीवुड के जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ की फ़िल्म जब भी आती है तो उसके रिलीज़ होने से 1, 2, 3 महीने पहले से ही, कई बार 6-6 महीने पहले से उन फ़िल्मों को कैसे प्रमोट किया जाता है, उनको लेकर कैसा एक पूरा वातावरण बनाया जाता है, कैसे एक हाइप क्रिएट की जाती है। उन फ़िल्मों के बारे में बड़े-बड़े दूसरे जो स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं कि भाई आपकी फ़िल्म को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ, इस शुक्रवार को ये रिलीज़ हो रही है, इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। ट्रेलर की लिंक शेयर की जाती है अलग-अलग सेलिब्रिटीज़ के द्वारा या उन फ़िल्मों के जो सॉन्ग्स होते हैं, उस पर छोटे-छोटे डांस किए जाते हैं, उन रील्स को वायरल किया जाता है। ऐसा पूरा ये इकोसिस्टम काम करता है बॉलीवुड का, अपने बड़ी-बड़ी फ़िल्मों को प्रमोट करने के लिए, मेनस्ट्रीम फ़िल्मों को प्रमोट करने के लिए। पर इस फ़िल्म के बारे में ऐसा आप कुछ भी नहीं देखेंगे। पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम इस फ़िल्म पर शांत है। ना किसी ने इसका टीज़र रिव्यू किया, ना ट्रेलर रिव्यू किया, ना पोस्टर रिव्यू किया, ना ही किसी ने इस पर चर्चा की। और आज रिव्यू भी देखेंगे, तो कुछ-कुछ क्रिटिक्स ने वो भी बड़े ही दबते-दबते हुए बस अब करना ही है, नहीं तो उनके सब्सक्राइबर्स क्या बोलेंगे, इस डर से थोड़ा बहुत वो बात कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपने उस विचारधारा को या अपने वो हिंदू घृणा को वो साइड में नहीं रख पाए हैं। जैसे कि कई सारे बड़े-बड़े मीडिया हाउस के रिव्यूज़ उठाकर देख लीजिए। लल्लन टॉप ने भी इस फ़िल्म को प्रोपेगेंडा घोषित कर दिया है। वो काफ़ी दुःख हुआ उन्हें इस फ़िल्म को देखकर, उनका रिव्यू मैंने थोड़ी देर पहले देखा। एनडीटीवी ने भी इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है पूर्ण रूप से और भी कुछ मैंने आर्टिकल्स देखे। तो कुल मिलाकर ये इकोसिस्टम तो इस फ़िल्म के अगेंस्ट है। मैंने मेनस्ट्रीम ये शब्द बस इसलिए उपयोग किया था क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर है वो बड़े हैं और ये बहुत एक अच्छी बात मैं कहूँगा कि वे
उन्होंने एक ऐसी फ़िल्म को प्रोड्यूस किया और आशा करते हैं कि वो आगे चलकर भी ऐसी ही फ़िल्मों को और लेकर के आएँ। हम अभी तक भी श्रद्धा कांड भूले नहीं हैं प्रतीक जी। और बिल्कुल। अकेले श्रद्धा की बात नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों में और अ, हमें ये भी याद है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खास तौर से योगी आदित्यनाथ सरकार के समय ये लव जिहाद वाली जो बातें थी ये सामने आई थी और इसको प्रमुखता से उठा करके इसके खिलाफ बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन वगैरह भी हुए थे और लव जिहाद को नियंत्रित करने के लिए कुछ राज्यों ने कुछ प्रयास भी किए थे। ये बीमारी बढ़ती क्यों जा रही है? इसके बावजूद के श्रद्धा जैसे कांड होते हैं, उसके कितने टुकड़े किए थे आफ़ताब ने, ये मीडिया की बार-बार सुर्खियाँ बने हैं। फिर भी हिंदू लड़की और गैर मुस्लिम लड़कियाँ ऐसे बहकावे में क्यों आ जाती हैं और ये हश्र देखने के बाद भी? सर, बहकावे में आने का सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि दशकों से बॉलीवुड ने जो एक सूडो सेक्युलरिज़्म का कीड़ा जो दिमाग में डाला, कई एक हमारी पिछली 1-2 जनरेशंस को जो ब्रेन वॉश किया है इस पूरे वामपंथी इकोसिस्टम ने, सिलेक्टिव घटनाओं पर हमेशा इकोसिस्टम चर्चा करता था। आज से 6-7 वर्ष पहले तक भी अगर हम देखें, आज जो कई सारे पत्रकार अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं ना, उनकी भी रिपोर्टिंग आप बस 6 वर्ष पहले चले जाइए 2015-16 तक की उनकी भी रिपोर्टिंग आप देख लीजिए। वो भी किस प्रकार से सिलेक्टिव खबरें दिखाते थे, सिलेक्टिव बातें चलती थी। जितने भी बड़े-बड़े मीडिया हाउस है, चाहे एक तरफ हिंदुओं की कितनी ही हत्या क्यों ना हो जाए, कितनी ही बड़े-बड़े घटनाएँ क्यों ना हो जाए, उस पर ये इकोसिस्टम कभी भी चर्चा नहीं करता था। और कहीं पर अगर विक्टिम हिंदू हो, तो उस नाम को वो दिखाते नहीं थे। पर जैसे ही कहीं पर उनके एजेंडा को सूट करने वाली कोई इक्का-दुक्का भी न्यूज़ आ जाती थी, तो तुरंत ऊपर टाइटल में जो आर्टिकल्स लिखे जाते थे बड़े-बड़े मीडिया हाउस के, टाइटल में वो नाम मेंशन किया जाता था, रिलिजन मेंशन किया जाता था और कैसे इस देश में पूरा एक माइनॉरिटी खतरे में है, इस्लामोफोबिक हो गया है ये देश, कैसे सब कुछ लोकतंत्र संकट में आ गया है। इस प्रकार का एक पूरा ब्रेन वॉशिंग चलती थी युवाओं की। और एक बच्चा जब ये देखता है कि यार मैं जिस रिलीजन से हूँ, मैं जिस कल्चर से हूँ, हम कितने बुरे हैं, हम कितने सांप्रदायिक हैं, इवन जय श्री राम कहना भी एक कितना नहीं कहते थे लोग। मुझे अभी भी याद है 6-7 वर्ष पहले तक लोग सोशल मीडिया पर भी जय श्री राम कहने से भी डरते थे। एक सांप्रदायिक नारा बनाकर रख दिया था उसको इस पूरे इकोसिस्टम ने। तो लोग नहीं जुड़ना चाहते थे अपने कल्चर के साथ में और कोई भी अपने आप को एक सांप्रदायिक या एग्रेसिव इस प्रकार से दिखाना नहीं चाहता है। क्योंकि एक वातावरण ऐसा देश में बना कर रखा था, लगातार। और भाई हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए तो यूपीए की गवर्नमेंट जब आई 2004 के बाद में, उसके बाद तो उन्होंने क्या-क्या नहीं किया हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए। पाकिस्तानी आतंकियों को छोड़कर साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद जी, अ, कर्नल पुरोहित जी उनको किस प्रकार से फँसाया गया, ये सब हमने देखा। तो ये एक लगातार जब ऐसे ब्रेन वॉशिंग होती है और दूसरी तरफ फ़िल्मों के माध्यम से बच्चों को ये बताया जाएगा कि भाई आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स तो आपके दुश्मन हैं, वो आपके सपनों को कुचल रहे हैं, आपको तो उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना है। आपको तो संस्कृति, परंपरा इनके अगेंस्ट आपको बोलना है। तो एक वो आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो एक झोला-छाप माइंडसेट होता है वामपंथी स्टूडेंट्स का, ढपली बजाना, आज़ादी की बातें करना, हमें तो पैट्रियार्की से आज़ादी चाहिए, हमें तो रूढ़िवाद से, रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स वो आज़ादी, आज़ादी के नारे वगैरह। तो ये माइंडसेट ऐसे ही जनरेट होता है, जनरेशंस की जनरेशंस को ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है। वो लोग अपने ही कल्चर, अपनी ही रिलिजन, अपनी ही संस्कृति से हेट करने लगते हैं। आज से 2012-13 में आपको याद होगा किस ऑफ लव कैंपेन चलाया गया था वामपंथियों के द्वारा। देश की बड़ी-बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सब जगह पर किस ऑफ लव कैंपेन चलाया गया था। सैकड़ों-सैकड़ों वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ऐसे इकट्ठा होते थे और एक-एक लड़की, एक-एक लड़का, कई सारी लड़कियों को, कई सारे लड़कों को वो किस कर रहे थे और ये करके वो उन्हें लगता था कि वो कुछ बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं रूढ़िवादी लोगों के विरुद्ध। ये हालात थे 2012-13 तक भी जेएनयू हो, चेन्नई में हो, जादवपुर में हो, अलग-अलग जगहों पर ऐसे कैंपेन्स चलते थे। तो ऐसी मानसिकता से बड़ा हुआ लड़का, लड़की स्वाभाविक सी बात है उनको ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। जो आपने पूछा कि ये कैसे संभव हो जाता है इतनी सारी खबरें सुनने के बाद भी, क्योंकि अगर उनको बता दिया जाए कि भाई ये तो गोदी मीडिया है, ये लोग तो बस ऐसी कुछ खबरों को बताते हैं, यहाँ पर तो देश तो इस्लामोफोबिक है, ये तो लिंचिस्तान है भारत तो। और दूसरी तरफ फ़िल्म में भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी ऐसा ही कंटेंट आते जाता है।
तो इस कारण से ऐसी कुछ खबरें आती भी है तो इन्हें लगता है कि नहीं ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, ये तो सांप्रदायिक, ये तो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, हम तो बहुत मॉडर्न है, प्रोग्रेसिव है। इस कारण से ब्रेन वॉशिंग इतनी आसान हो जाती है करना। कई मैसेज आए हैं अभी। एक पवन कुमार गुप्ता हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो आज ही देख करके आया हूँ, लेकिन पूरा सच नहीं दिखाया, थोड़ा सच कम दिखाया है। एक अशोक हैं, अशोक कह रहे हैं इट्स टाइम समवन प्रोड्यूस द गोधरा फाइल्स। और दिनेश ने कहा है कि मोपला हत्याकांड पर भी, नरसंहार पर भी फिल्म बननी चाहिए। मुझे अगर सही ध्यान है तो द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा था कि मैं द दिल्ली फाइल्स बनाऊंगा अब। अ, आपकी जानकारी में कुछ है कि कुछ उस दिशा में वो बढ़ रहे हैं? और क्या कुछ और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो हैं इन दिनों ये साहस दिखा पा रहे हैं कि जिन घटनाओं को दबाया गया, जो ऐतिहासिक भी हैं, जिन्होंने समाज को और देश को बहुत बड़ा नुकसान भी किया है, ऐसी घटनाओं पर जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सिनेमा है, सिनेमा बनाने वाले हैं, वो तो हमेशा खामोश रहे हैं। और अगर विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे, द केरला स्टोरी जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सामने आने लगे हैं, तो ये एक सुखद संकेत है, प्रतीक जी। हाँ, बिल्कुल द कश्मीर फाइल्स ने एक बदलाव की शुरुआत की है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो डेली फाइल्स के बारे में अभी तक तो मेरे जितने जानकारी में है उन्होंने अभी तक तो काम शुरू नहीं किया क्योंकि अभी वे एक वैक्सीन पर जो फ़िल्म वो बना रहे हैं उस पर अभी वो काम कर रहे हैं। उसके बाद शायद वे द डेली फाइल्स पर काम करेंगे। और बाकी मेनस्ट्रीम जितने बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस है बॉलीवुड के वो तो मैं तो उल्टा कहूँगा वो हमारे कल्चर से, हमारे ऐतिहासिक सब्जेक्ट से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। क्योंकि अभी हमने देखा सम्राट पृथ्वीराज फ़िल्म के साथ में उन्होंने क्या किया? पूरा जितना भी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, मोहम्मद घोरी के द्वारा जो मंदिरों को तोड़ा गया था, जो इतने अत्याचार हुए थे, उस सबको एक प्रकार से व्हाइट वॉश करने का काम किया उस फ़िल्म में। कहीं पर भी उन अन्याय अत्याचारों को दिखाया नहीं है। ऊपर से ये बताया कि जैसे हमने ही मोहम्मद घोरी को आक्रमण दिया था कि भाई आओ हम पर आक्रमण करने के लिए। ये नैरेटिव वो फ़िल्म सेट करती है। और सम्राट पृथ्वीराज जी को एक प्रकार से देवदास बनाकर रख दिया कि वो अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं, अपने ही ससुर के अगेंस्ट वो जाकर उठाकर लेकर के आ रहे हैं। शादी के मंडप से इस प्रकार के मतलब आप वो ऐतिहासिक फ़िल्में भी अगर ये बनाते हैं बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस तो उसमें भी वो रोमांटिक वो कोई लवर बॉय बनाकर रख देंगे हमारे वीरों, महापुरुषों को, वीरांगनाओं को। तो वो मैं तो कहूँगा कि भाई ये जो मेनस्ट्रीम बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस है जो वो एक एलीट मेंटालिटी से है और वो ना हमारे कल्चर को समझते हैं, ना इतिहास को समझते हैं और उसी वामपंथी विचारधारा के साथ में जो बड़े हुए हैं, वो तो दूर रहे तो ही अच्छा है। बाकी अगर हमें और ऐसी फ़िल्में चाहिए, तो जो नई जनरेशन है, जो आज जागृत है, उन्हें इस फ़ील्ड में आने की आवश्यकता है। पर होता क्या है कि ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल फ़ैमिलीज़ होती है, उनके बच्चे एक 9 टू 5 जॉब हो या डॉक्टर, इंजीनियर वग़ैरह इस प्रकार से कुछ वहाँ वो प्रेफ़र करते हैं। ये आर्ट एंड लिटरेचर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा कुछ दूसरे क्षेत्र में वो कर नहीं पाए तो चलो आर्ट एंड लिटरेचर में चले जाते हैं। वो झोला छाप माइंडसेट, रिवॉल्यूशन लाना है और इसी कारण से आप देखिए जितने भी फ़िल्म इंडस्ट्री के फ़िल्म मेकर्स हैं 99% ये लोग इसी प्रकार के वामपंथी और वोक माइंडसेट के होते हैं। इन्हें लगता है कि ये ऑप्रेस्ड है, समाज इनको दबा रहा है, परिवार इनको दबा रहे हैं, फैमिली सिस्टम, विवाह की व्यवस्था इनके विरुद्ध हमें कुछ रिवॉल्यूशन लाना है। यही आपको उनकी फ़िल्मों में देखने को मिलेगा। इक्का-दुक्का कहीं पर कुछ थोड़े बहुत राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स हैं जो हालाँकि सन 2000 तक भी थे काफ़ी सारे, तभी हमने रामायण, महाभारत जैसी टीवी सीरियल्स भी देखी, मुकेश खन्ना जी है, पर ये वो पिछली जनरेशन थी। नई जनरेशन में ऐसी कल्चर की समझ वाले फ़िल्म मेकर्स या एक्टर्स हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। आशा करते हैं कि अभी आने वाली जो अगली जनरेशन है, जो अभी ये सब बातें देखते हुए बड़ी हो रही है, वो फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रेफ़र करे, इस इंडस्ट्री में आए, कहानियाँ लिखे, पुस्तकें या ब्लॉग्स लिखे, वीडियोज़ बनाए, रिव्यूज़ करे इस इंडस्ट्री का कंट्रोल नई जनरेशन को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। आपने कुछ जिक्र किया कि कुछ फिल्में बनी, कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विषय थे उन पर, और गुड़ गोबर कर दिया गया। आदि पुरुष के बारे में भी आप यही टिप्पणी करेंगे? क्योंकि
अभी आदि तक तो यही पुरुष लगता में है। आदि पुरुष में जिस तरीके से चरित्रीकरण किया गया, जिसमें सैफ अली खान और खुद प्रभास वगैरह इन सब का बड़ा मजाक बना करके रख दिया था। अब सुनते हैं कि कोई नई तारीख आ रही है फिल्म की। नहीं, नहीं, नई तारीख नहीं आ रही है। अभी कल ऐसा कुछ सोशल मीडिया में चर्चा चल रही थी, पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने तरण आदर्श का एक पोस्ट देखी। उन्होंने ये लिखा है, पोस्ट में लिखा है कि पोस्टपोन नहीं हो रही है और 16 जून को ही फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। तो ये पोस्टपोन तो नहीं हो रही है। दूसरा, बिल्कुल आपने जो कहा कि आदि पुरुष के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि उन्होंने खराब कर दिया पूरे एक इतने, क्या नहीं वो कर सकते थे। ओमराव जी के पास में कितना बड़ा चांस था। तानाजी जैसी फ़िल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया। लोकमान्य जैसी एक मराठी फ़िल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। दोनों ही एक्सट्रीमली वेल मेड फ़िल्में हैं और उन दोनों फ़िल्मों के बाद में वो कैसे आदि पुरुष, वो जो कुछ भी वीएफएक्स थे, विजुअल्स थे, वो सच में अपमानजनक थे, हास्यास्पद थे। और क्या मतलब उनके पास इतना बड़ा चांस था उमराव जी के पास में कि वो अपना एक इतना ऐसी जगह बना सकते थे इंडस्ट्री में, हमेशा के लिए उनका नाम हो जाता। दशकों तक उस फ़िल्म को याद किया जाता, पर उन्होंने उस अवसर को गँवा दिया है, मैं तो इतना ही कहूँगा। हालाँकि अभी ट्रेलर आएगा तब देखते हैं। 9 मई को मैंने पढ़ा कि ट्रेलर आ रहा है, तो देखते हैं, आशा करते हैं कि भाई पहले की अपेक्षा कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स, कुछ तो बदलाव उन्होंने किए हो। क्योंकि मनोज मुंतशिर जी है और ओमराव जी, उनके इंटेंशंस गलत नहीं लग रहे हैं, पर जिस प्रकार से वो कैरेक्टराइज़ेशन हम जिसको कहते हैं, हनुमान जी को जैसे उन्होंने दिखाया है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को, ये मेरे अनुसार तो प्रोड्यूसर्स ने ज़बरदस्ती कुछ अपनी तरफ से, जो एक बीच में टाँग अड़ाना हो, उँगली करना हो, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो प्रेशराइज़ किया है डायरेक्टर को, तभी जाकर ये ऐसा खराब प्रोडक्ट बना है। जैसे कि रावण के रोल में सैफ अली खान को लेना होगा या सीता मैया के रोल की कृति सेनन को लेना होगा, किसी नए एक्टर को आप नहीं ले सकते या इसको नहीं ले सकते या इसको ही लेना होगा। ऐसा कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूसर्स की तरफ से या किसी न किसी की तरफ से दबाव होगा, कुछ होगा, इसी कारण से वो खुलकर या अच्छी तरीके से फ़िल्म पर काम नहीं कर पाए। क्या कारण है पता नहीं, पर अभी तक तो जो कुछ भी टीज़र, पोस्टर्स वगैरह आए हैं, वो कुछ ऐसा अंदर से वो भाव जगाने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर बहुत ही अच्छे विचार रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर।